Hello dear students, today we discuss about buffer solution. बफर सॉल्यूशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके आयनिक इक्विलिब्रियम का और इससे रिलेटेड हम यहाँ डिस्कस करेंगे जिसमें बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स, बफर एक्शन, बफर सॉल्यूशन का पीएस कैलकुलेशन और उसकी एप्लीकेशंस। सो स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि ये बफर सॉल्यूशन है, ये होता क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो एक्चुअल में ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच होती है लॉन्ग ड्यूरेशन तक कांस्टेंट रहती है, मतलब उसकी पीएच चेंज नहीं होती है। जैसे उसमें अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड, बेस या वाटर ऐड कर दिया जाता है तो पीएच में चेंज नेग्लिजिबल होता है। और यहाँ पर पीएच में चेंज नहीं होने का रीज़न या नेग्लिजिबल चेंज का रीज़न जो होता है उसको हम बफर एक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक सॉल्यूशन लिया NaCl एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन हमने लिया, ये दो सॉल्यूशन है, इसका भी हमने 1 लीटर ले लिया अमाउंट और ये भी 1 लीटर। ओके, अब हम इसमें ये कर रहे हैं कि इसमें हम 0.1 मिलीमोल HCl ऐड कर देते हैं, इसका एडिशन कर देते हैं। अगर देखा जाए तो ये सॉल्यूशन अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हो और ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका पीएच रहेगा, वो रहेगा 7 और इसका भी पीएच रहेगा अप्रॉक्स 7, तो दोनों का सेम पीएच। अब इसमें 0.1 मिलीमोल जैसे ही HCl हम ऐड करेंगे तो इसका जो पीएच हो जाएगा अप्रॉक्स फाइनल वैल्यू जो 4, और इसमें सिमिलर केस हो 0.1 मिलीमोल HCl ऐड करें तो इसका पीएच जो रहेगा वो अप्रॉक्स जैसे 6.8 to 6.9 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो पीएच में चेंज कितना हुआ, 3 का चेंज हुआ है, 7 से 4 हो गया, और यहाँ पे पीएच चेंज जो होगा वो 0.1 to 0.2 का हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों सॉल्यूशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये सॉल्यूशन तो बफर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है और ये होता है बफर सॉल्यूशन। तो सिमिलर कंडीशन में अगर सिमिलर अमाउंट आप एसिड या बेस ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो बफर सॉल्यूशन में पीएच चेंज का अपोज होता है और इसमें होने वाला पीएच में चेंज है वो कोई जो नॉन बफर सॉल्यूशन है उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। तो ये बफर का टेंडेंसी रहता है, बफर सॉल्यूशन इस तरह से होता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन में एसिड, बेस या वाटर ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में तो पीएच में चेंज होता तो है बट वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल चेंज होता है एज कंपेयर टू प्योर वाटर या अदर नॉन बफर सॉल्यूशन। अब इसका रीजन क्या होता है ये सब कुछ हमें इससे आगे डिस्कस करना है इसी पार्ट में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये नॉन बफर सॉल्यूशन है, ध्यान रखें, मतलब ये बफर सॉल्यूशन नहीं है, और ये वाला सॉल्यूशन जो है अमोनियम एसिटेट टाइप का सॉल्यूशन ये एक्चुअली बफर सॉल्यूशन होता है। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं ये हम इसी पार्ट में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह से बफर सॉल्यूशन नॉर्मल नॉन बफर सॉल्यूशन से डिफरेंट होता है और उसमें ये पीएच चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी होती है। तो अब इसमें आगे डिस्कस करते हैं कि बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम 1 by 1 प्रॉपर्टीज को लिखेंगे और उसके बाद एक्सप्लेन भी करेंगे इसी पोर्शन में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन,
number 1. These are constant pH solution. नंबर 1, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इनका pH कांस्टेंट रहता है. नंबर 2, these having tendency to resist the change in pH on addition of a small amount of acid or base or water or you can say dilution. तो ये प्रॉपर्टीज होती है. इन सॉल्यूशन में ये जो टेंडेंसी होती है पीएच में सेंस का अपोज, इसी के कारण इनकी पीएच कांस्टेंट रहती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक कांस्टेंट पीएच रहती है. और अगर देखा जाए तो ह्यूमन ब्लड जो है वो भी एक बफर सॉल्यूशन होता है. ह्यूमन ब्लड इज ऑल्सो ए बफर सॉल्यूशन एंड हैविंग पीएच अप्रॉक्स 7.4. ये इसका पीएच होता है. इसके अलावा ये जो बफर सॉल्यूशन है ये कितने टाइप के होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे इसी पार्ट में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. एक्चुअल में टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन जो है इसका जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस है कंपोनेंट्स. इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट फॉर्मिंग बफर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्मिंग ए बफर सॉल्यूशन. तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो ये रहते हैं. नंबर 1, एसिडिक बफर सॉल्यूशन. नंबर 2, बेसिक बफर सॉल्यूशन. एंड नंबर 3, सिंपल बफर सॉल्यूशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सॉल्ट बफर सॉल्यूशन. तो ये 3 टाइप्स इसके होते हैं. अब ये जो टाइप है इनमें जो एसिडिक, बेसिक या सिंपल जो नेम है इसका लिंक पीएच से नहीं है. मतलब ये है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच एसिडिक रेंज में ही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस है जो कंपोनेंट्स बफर फॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे इनको नेमिंग करते हैं. तो अब कैसे इनका नेमिंग है ये हम डिस्कस करते हैं आगे. तो हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन. एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जो रहता है डेफिनेशन वो इस टाइप से रहता है. ए बफर सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस. या फिर आप बोल सकते हैं और इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये जो बफर सॉल्यूशन है जिसमें वीक एसिड रहेगा और उसका कॉन्जुगेट बेस रहेगा उसको हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं. तो इसमें एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जो नाम का लिंक है वो इसके कंपोनेंट्स के बेसिस पे है. वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस बफर फॉर्म करेंगे तो इसको एसिडिक बफर सॉल्यूशन. एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच जो है वो एसिडिक रेंज में हो सकता है, बेसिक रेंज में हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के का वैल्यू कितना है, उससे डिसाइड ये होता है. अब इसका एग्जांपल लिया जाए तो इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं. जैसे एसिटिक एसिड आपने लिया वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट बनाया जाए तो होगा सोडियम एसिटेट.
तो ये जो एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट एक्वस सॉल्यूशन है ये बफर सॉल्यूशन के बिहेव करेगा और ये होगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो इसी टाइप से अब बहुत सारे एग्जांपल इसके बना सकते हैं। जैसे हमने ये एक एग्जांपल इसका बनाया वीक एसिड एसिटिक एसिड, इसका स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट बनाया तो सोडियम एसिटेट, और इसका जो मिक्सर है एक्वस सॉल्यूशन है इसको हम बोलेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ तो हमने मोनोवैलेंट एसिड मोनोवैलेंट बेस लिए हैं, इस तरह से पॉलीवैलेंट एसिड भी हो सकते हैं जो बफर बना सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लिखते हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन के ही और एग्जांपल्स। तो सेकंड एग्जांपल जैसे हमने ये ले लिया HCl हाइड्रोसाइनाइड एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा CN-, उसका सोडियम सॉल्ट ले लें NaCl, ये भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा। तीसरा फिनॉल, तो इसका सोडियम सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड एसिडिक बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर्मिक एसिड पोटेशियम फॉर्मेट एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं बहुत सारे जो वीक एसिड्स हैं उनके एग्जांपल, जैसे HF सोडियम फ्लोराइड। नेक्स्ट और भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, तो उनके एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे आपने इथेनॉल लिया तो सोडियम सॉल्ट इसका सोडियम इथॉक्साइड। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल इसके बना सकते हैं। वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होगा या कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन हमेशा एसिडिक बफर की तरफ बिहेव करेगा। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे कैसे बन सकता है, मतलब यहाँ पर एसिडिक बफर सॉल्यूशन होने के लिए दो पैरामीटर आपको ध्यान में रखने हैं कि एक तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस जैसे HCN और CN- दोनों प्रेजेंट होने चाहिए सॉल्यूशन में, और दूसरा इनका जो अमाउंट है या बोल सकते हैं रिलेटिव अमाउंट वो अप्रॉक्स इक्वल या इक्वल होना चाहिए। उसमें रिलेटिव अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उस केस में ये बफर की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा इसका भी आंसर हमें इसी सेक्शन में आगे मिलेगा, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे कौन से मेथड है जिससे हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो आप देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो नंबर 1, बाय मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर बोल सकते हैं बाय टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें ये कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल आपने टाइट्रेशन किया एसिटिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इससे बनेगा सॉल्ट सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। तो यहां पे ध्यान रहे, अगर हमने यहाँ पे ये वर्मोल लिया है तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन की कंडीशन है पहली कि वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने चाहिए और दोनों की रिलेटिव अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, इनके अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर NaOH की अमाउंट आप ऐड करते हैं जैसे 0.1 मोल तो लिमिटिंग रहेगा, NaOH 0.2 मोल लिमिटिंग रहेगा। तो अगर इसके x मोल लेते हैं हम तो x की क्या क्या वैल्यू होगी जिसके लिए NaOH लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ बोल सकते हैं इसको देखकर स्टोइकियोमेट्री की x की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तब तक NaOH लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, और उस केस में क्या होगा कि ये दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे वीक एसिड और सोडियम सॉल्ट इसका, और ये बफर की तरह बिहेव करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमने जैसे NaOH के मोल्स का वैल्यू x का वैल्यू ले लिया 0.2, तो आफ्टर रिएक्शन क्या रहेगा
इसके 1 मोल में से 0.2 मोल रिएक्ट हो जाएंगे, तो इसके बचेंगे 0.8 मोल। ठीक है, ये इसका अमाउंट बचेगा और इसका बनने वाला अमाउंट होगा 0.2। तो इस रिएक्शन के बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि NaOH तो पूरा खत्म हो गया है, 0.2 मोल था, लिमिटिंग था, इसके 0.2 के साथ रिएक्ट कर लिया। इसके बचे हुए हैं 0.8 मोल और सोडियम एसिटेट के 0.2 मोल, वाटर यहाँ पे एक्सिस में है, सॉल्वेंट। तो आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिलेगा सॉल्यूशन में, एक तो वीक एसिड 0.8 मोल और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस 0.2 मोल। तो ये दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, दोनों के अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा। अब अगर NaOH लिमिटिंग नहीं है तो दो कंडीशन हो सकती है कि इसकी इक्वलेंट अमाउंट हो या इससे ज़्यादा हो, तो उन दोनों ही कंडीशन में ये बफर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जब भी हम टाइट्रेशन करेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उसके लिए बफर बनने के लिए कंडीशन रहेगी कि स्ट्रॉन्ग बेस है वो लिमिटिंग एजेंट होना चाहिए। अगर लिमिटिंग एजेंट नहीं है तो उस केस में बफर नहीं बनेगा, और अगर ये लिमिटिंग एजेंट है तो बफर बनेगा। तो एक तो ये मेथड हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाने। दूसरा मेथड, अगर हमें कोई सॉल्ट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट, और उसमें हम वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर देते हैं, तो हमें फिर से बफर सॉल्यूशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल बाय रिएक्शन ऑफ weak acid strong base salt with strong acid, for example sodium acetate, हमें सॉल्ट दिया हुआ है और इसके साथ हमने HCl की रिएक्शन किया और हमें इसमें अमाउंट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये 1 मोल है और इसका 0.1 मोल दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो भी बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें अगर हम एसिड मिक्स करेंगे तो रिएक्शन होगा, तो इसमें जो रिएक्शन होगा उससे ये बनेंगे इसके प्रोडक्ट, एक तो बनेगा एसिटिक एसिड प्लस NaCl। अब आप इसे प्रोसीड करिए, इसका 1 मोल गिवन है, इसका 0.1 मोल गिवन है, स्टार्टिंग में ये 0 है और ये एक्सिस में है, और सॉरी ये वाला 0 है NaCl और वाटर एक्सिस में है एक्वा सॉल्यूशन। आफ्टर रिएक्शन इसमें हम देखें तो लिमिटिंग एजेंट अगर HCl है तो इसके 1 मोल में से 0.1 मोल रिएक्ट हो जाएगा, इसका बचेगा 0.9 मोल, इसका 0 बचेगा, 0.1 मोल रिएक्ट हो गया पूरा, और इसका बनेगा 0.2 मोल। तो आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर रिएक्शन कौन कौन प्रेजेंट है। एक तो प्रेजेंट है ये सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, दूसरा वीक एसिड, और तीसरा इसमें प्रेजेंट रहेगा NaCl जो कि सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। इवन इसका भी अमाउंट 0.1 मोल रहेगा, बट इसका रोल कुछ नहीं रहेगा सॉल्यूशन में। तो अगर वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट दोनों प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा और ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सेकंड मेथड ये हो गया। अब इसी तरीके से हम ये कर सकते हैं कि इसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किया, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग होना चाहिए, तब तक ये बफर सॉल्यूशन रहेगा। अगर ये लिमिटिंग नहीं हुआ तो ये बफर सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अब यहाँ HCl नहीं मिला के हम एसिटिक एसिड मिक्स कर दें तो भी बफर सॉल्यूशन बन जाएगा ये। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको पता चल गया होगा कि बफर सॉल्यूशन कैसे कैसे हमें मिल सकता है। और दूसरा डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं हम। तो मेथड नंबर 3 में अगर हमारे पास वीक एसिड है कोई और उसमें हम उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस मिक्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है फॉर्मिक एसिड और हमने इसमें मिक्स कर दिया पोटेशियम फॉर्मेट, तो ऐसे केस में भी वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दोनों हो गए और ये भी बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। और इस तरह से जितना भी सॉल्ट है उनके एसिड से रिएक्शन या बेस से रिएक्शन करके हम बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। और बफर सॉल्यूशन बनने के बाद उसकी जो है पीएच में चेंज की अपोज करने की टेंडेंसी हो जाएगी और उसके बाद हम उसमें और एसिड या बेस मिक्स करेंगे स्मॉल अमाउंट में, तो पीएच में चेंज नेग्लिजिबल होता है। तो ये तो हो गया आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन, उसकी डेफिनेशन और उसको प्रिपेयर करने के मेथड।
अब हम लेते हैं सेकेंड पार्ट इसका, बेसिक बफर सॉल्यूशन नंबर 2। जैसे हमने डेफिनेशन देखा था एसिडिक बफर सॉल्यूशन का, इसका डेफिनेशन है कंपोनेंट के बेसिस पे। तो जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन में कंपोनेंट है वीक एसिड एंड उसका कॉन्जुगेट बेस, तो इसमें कंपोनेंट कौन रहेगा? तो इसके कंपोनेंट्स रहेंगे वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो ध्यान रहे ये कंपोनेंट्स इसमें रहेंगे, या फिर कॉन्जुगेट एसिड की जगह बोल सकते हैं सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग विथ सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, और अगर इसका HCl के साथ सॉल्ट बनाया जाए तो NH4Cl बनेगा। ये जो मिक्सर है या इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हम बोलेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन, जिसमें कंपोनेंट है वीक बेस, उसका कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम आयन, या फिर बोल सकते हैं इसका सॉल्ट HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड। तो ये दोनों मिक्सर जो है मिलके बनाएंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन हमने बनाया था, वैसे ही बेसिक बफर सॉल्यूशन को बनाने के भी मेथड आएंगे सिमिलर वे में। और अब आप इसमें ध्यान रखेंगे ये कि इसमें जो बेसिक नाम है इसका लिंक पीएच से नहीं, इसका लिंक अगेन हम देखेंगे तो वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के बेसिस पे बेसिक बफर सॉल्यूशन है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का भी पीएच एसिडिक रेंज में हो सकता है, बेसिक रेंज में हो सकता है, न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो भी अगेन डिपेंड करेगा इसका नेचर पर, वीक बेस की, और अमाउंट पर। तो यहाँ पे इस बेसिक का लिंक पीएच से नहीं है, इसका लिंक है इसके कंपोनेंट से। अब हम इसके एग्जांपल लिखेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन के। और तो इसमें भी आप एग्जांपल बना सकते हैं, जितने भी वीक बेस हैं उनके आप कॉन्जुगेट एसिड के साथ मिक्सर बना दीजिए और बेसिक बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वीक बेस लिया पाइरिडिन, अगर इसका आप HCl के साथ सॉल्ट बनाएं तो पाइरिडिनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये भी बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। नंबर 3, अगर आपने मिथाइल अमाइन वीक बेस लिया तो इसका सॉल्ट बना दीजिए मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो ये भी बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। तो जितने भी वीक बेस और उनके कॉन्जुगेट एसिड या उनके स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट है वो बिहेव करेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन की तरह। इसी टाइप से आप लिख सकते हैं एनिलीन एक वीक बेस होता है और उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा एनिलीनियम आयन, तो एनिलीनियम क्लोराइड। तो ये मिक्सर भी बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम डिसाइड करते हैं कंपोनेंट के बेसिस पे कि एसिडिक बफर होगा या बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा, और इनका प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट गिवन है कंपोनेंट तो उससे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये कैसा बफर सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं थर्ड टाइप बफर सॉल्यूशन का, टाइप 3 सिंपल बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट बफर सॉल्यूशन। नंबर 3 सिंपल बफर सॉल्यूशन, या फिर इसको सॉल्ट बफर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं या इसकी डेफिनेशन होती है वो ऐसे रहती है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ salts of weak acid and weak base are known as simple buffer solution। तो यहाँ पे कंपोनेंट रहेंगे सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड वीक बेस। फॉर एग्जांपल अगर इसके एग्जांपल लिखे जाएं तो नंबर 1 वीक एसिड एसिटिक एसिड, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका सॉल्ट बनेगा अमोनियम एसिटेट। तो अमोनियम एसिटेट
एक्वा सॉल्यूशन रहेगा वो सिंपल बफर सॉल्यूशन होगा। इसी टाइप से अगर इसमें बनाए हम फॉर एग्जांपल तो अमोनियम फॉर्मेट एक्वा सॉल्यूशन अगेन इसी टाइप का रहेगा, और अमोनियम फ्लोराइड भी इसी कैटेगरी में जाएगा जो कि वीक एसिड का सॉल्ट है, तो ये रहेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं अमोनियम साइनाइड, तो ये भी इसी कैटेगरी में जाएगा। तो इस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो वो सिंपल सॉल्यूशन होगा। तो इसमें भी वही टेंडेंसी होगी कि इसमें अगर एसिड बेस या वाटर ऐड करेंगे तो पीएच में चेंज का रेजिस्ट करने का टेंडेंसी होगा, और इससे पीएच में चेंज नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू प्योर वाटर या अदर नॉन बफर सॉल्यूशन। तो इसका भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक पीएच कांस्टेंट रहता है। तो ये तो हो गए टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब इसके बाद इस बफर सॉल्यूशन वाले सेक्शन में हमें डिस्कस करना होता है कि बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे एसिडिक बफर का पीएच कैसे होगा, डिटरमाइन बेसिक का, सिंपल का, एक ये सेक्शन रहता है। दूसरा बफर सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है कि इसमें स्मॉल अमाउंट एसिड बेस या वाटर ऐड करते हैं तो उसका पीएच में चेंज नेग्लिजिबल होता है या चेंज नहीं होता है, तो उसका रीजन हम देखते हैं बफर एक्शन में, तो वो डिस्कस करना होता है। इसके अलावा इस सेक्शन में हमें डिस्कस करना होता है बफर कैपेसिटी और उसकी एप्लीकेशंस। तो ये सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।